अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको इट टेक्स अ फैमिली में, जिसमें हस्बे रिवायत आपकी मदद की जाती है ऐसे मामलात में जहां कहीं कोई प्यारा आपका नशे की बीमारी का शिकार है। सो इस मामले में हम आपकी मदद करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो माहिर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर उज़मा सदाकत। सॉरी मैडम, आज फिर स्लिप ऑफ टंग है कि मैं आपको डॉक्टर ही कहती हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। लेकिन आप साइंस के थ्रू जो मदद फराहम करती हैं वो कोई भी डॉक्टर ही फराहम कर सकता है। हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारा भी काम जो है वो ब्रेन के साथ और बिहेवियर के साथ जुड़ा होता है। सो उसमें भी काफ़ी साइंस जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, आज का प्रोग्राम जिसकी खसूसियत ये है कि मैं बहुत सारे लोगों से जब मिलती हूँ और हम इंक्वायरीज़ भी डील करते हैं, जब वो अपने किसी प्यारे के नशे की बीमारी के बारे में हमसे मदद चाहते हैं और वो हमसे इंक्वायर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनमें से जो एक बहुत ही अहम बात जो वो जानना चाह रहे होते हैं, उसी मौजू के ऊपर आज का प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। मैं अपना पहला सवाल भी आपसे इसी तरह से करूँगी कि जो चीज़ वो जानना चाह रहे होते हैं कि वो ये पूछते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में हमें कोई गारंटी फराहम की जाए कि क्या गारंटी है कि आप अगर हमारे मरीज़ को कुछ अरसे के लिए इलाज मुहैया करेंगे या रिहैबिलिटेशन में रखेंगे तो उसके बाद ये मरीज़ मुकम्मल तौर पे नशा छोड़ देगा या पूरी तरह से इस बीमारी पे ओवरकम कर जाएगा, जबकि ये बीमारी भी क्रॉनिक है। सो आप कैसे इसका आंसर करेंगे? ये वो सवाल है जो कि अमेरिका के प्रोफेशनल से भी पूछा जाता है और अमेरिका से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान में चीचा वतनी में भी जो प्रोफेशनल्स बैठे होंगे कोई ना कोई रीहैब रन करते हुए, उनसे ये सवाल बारहा फैमिली पूछती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हर फैमिली जब भी हमसे इलाज के लिए रब्ता करती है तो वो बातों में ये क्वेश्चन एक ज़रूर करते हैं कि इस इलाज के बाद होगा क्या और क्या हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा या कोई गारंटी है ताकि हम उसका इलाज करवाने का फ़ैसला भी कर सकें। फैमिलीज़ आमतौर पर जब इलाज करवाने का फ़ैसला करती हैं तो ऑन एवरेज ये कहा जाता है कि कोई 5 से 7 साल का अरसा वो इस बीमारी के साथ जूझते हुए अपने घरों में गुजारते हैं और ये काफ़ी तकलीफ़ दा प्रोसेस है। किसी भी एक्टिव एडिक्ट को अपने घर में रखना और अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की कोशिशें करना काफ़ी तरद्दुद वाला काम है और काफ़ी मुश्किल काम है। सो जब फैमिली इतनी ज़्यादा मुश्किलात में से गुजर के आती है किसी ना किसी हेल्प के लिए तो उनके अंदर एक ख्वाहिश ये होती है कि इलाज के बाद फौरी तौर पे ये ठीक हो जाए। ज़्यादातर फैमिलीज अपने मरीज़ों को जो इलाज में लेकर आती हैं वो बेसिकली कोई ओवरऑलिंग करवाने के लिए आती हैं कि एज इफ़ यहाँ पे कोई मैकेनिक्स बैठे हैं और हम उनको बिल्कुल ठीक ठाक कर देंगे। और ज़्यादातर फैमिली का तकाजा ये होता है या ख्वाहिश ये होती है कि पेशेंट जब यहाँ से अपना इलाज मुकम्मल करवा के जाए, इलाज मुकम्मल करवाने से उनकी मुराद जो है वो 90 या 100 डेज़ का इंडोर ट्रीटमेंट है कि जब वो यहाँ से जाए तो वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर रवैयों के साथ होना चाहिए, पहले से भी ज़्यादा बेहतर लेवल के ऊपर एज ए ह्यूमन बीइंग उसको होना चाहिए। ये कोई हमारी ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है लेकिन इलाज ऐसे नहीं होते। बीमारियों को अपनी ख्वाहिशात के बलबूते पे डील नहीं किया जाता। किसी भी इलाज के अंदर नशा छोड़ना जो है वो पहली शर्त है कि मरीज़ को तमाम किस्म के नशों से परहेज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर मरीज़ थोड़ा बहुत नशा जारी रखे तो फिर बीमारी भी अंदर मुतहर्रक रहती है। सही। बीमारियों को समझने के लिए पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पर 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक को हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। एक्यूट डिजीज़ से मुराद है कि जो शदीद नोयत की होती हैं लेकिन मुख्तसर दौरानिए के लिए होती हैं और फौरी तौर पे उसे ट्रीट करके तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें 2 बुनियादी पहलू हैं कि बीमारी अचानक शिद्दत पकड़ेगी और शदीद आएगी और मुख्तसर दौरानिए के लिए होगी, जैसे नमूनिया है, फ्लू है या हेपेटाइटिस है या फिर कोई बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है। इस तरह की बीमारियां जो हैं हम इन्हें एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। एक्यूट डिजीज़ से मुराद है ऐसी बीमारी जो कि इलाज थोड़े अरसे का करवाने के बाद मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाता है और दोबारा उस बीमारी की अलामतें उसके अंदर नज़र नहीं आती। जब कोई एक्यूट डिजीज़ को मैनेज कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा उस शख्स को बुखार नहीं होगा, लेकिन जो दोबारा बुखार होगा कोई
साल के बाद या 2 साल के बाद या 6 माह के बाद वो कोई एक नया इंडिपेंडेंट एपिसोड होगा उस बीमारी का, उसका ताल्लुक पिछले एपिसोड के साथ नहीं होगा। दूसरी तर्ज की जो बीमारियां हैं उन्हें हम क्रोनिक डिजीजेस कहते हैं। क्रोनिक डिजीजेस से मुराद है कि ये बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नमूदार होने की तरफ जाती हैं, लेकिन जब ये एक दफ़ा नमूदार हो जाती हैं तो फिर ये मुकम्मल इलाज से मुराद ये है कि आप कोई ना कोई इलाज का सिलसिला जारी रखें ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर जाए। लेकिन इन बीमारियों में क्योर नहीं है। क्योर से मुराद मुकम्मल सेहत याबी उन मानों में जिन मानों में फैमिली अंडरस्टैंड करती है कि अब ये मर्ज उसमें से खत्म ही हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्रोनिक बीमारियों के अंदर मर्ज जिस्म के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर इंसान के रवैये बेहतर नहीं हो सकते या उसकी जिंदगी की हालत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। तमाम लोग जो क्रोनिक बीमारियों में शामिल होते हैं या मुब्तला होते हैं वो अपनी जिंदगी को इलाज के तरीकाकार पर अमल करके बेहतर बनाते चले जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारने के काबिल होते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि क्रोनिक बीमारियों में मुब्तला जो मरीज हैं जब वो अपनी सेहत के ऊपर काम करते हैं तो वो एक नॉर्मल बंदे से या एक एवरेज बंदे से ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल बन जाते हैं, क्योंकि वो मुतहरिक हो गए ना, कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया, बहाली का रास्ता अपना लिया, बहाली का रास्ता अपना लिया और उन्हें अपनी बीमारी को मैनेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है जो कि हम आम लोग नहीं करते। जैसे वॉक उन लोगों की जिंदगी का लाजमी जुज बन जाती है, जबकि अगर कोई आम बंदा जो भी किसी भी डिसऑर्डर या बीमारी में मुब्तला नहीं है, अगर वो वॉक नहीं करता तो उसे कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर क्रोनिक बीमारियों के जो मरीज हैं वो वॉक नहीं करते तो उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वो अपने खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा नाप तोल कर खाने की तरफ जाते हैं। एक आम शख्स अगर कभी ओवर ईटिंग भी करता है या ओवर ईटिंग करता ही रहता है हर दिन ही, तो उसको ज्यादा से ज्यादा मोटापा जो है वो नजर आना शुरू होगा। और हमारे यहाँ मोटापे को कोई बीमारी कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि तमाम बीमारियों की जड़ ही मोटापा है। बल्कि यहाँ पर तो कहा जाता है कि वो पर्सन थोड़ा हेल्दी है, जरा सेहतमंद है। बिल्कुल। तो बीमारियों की जड़ है। ऐसे लोग जो क्रोनिक बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो अपने खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते हैं, वो अपनी नींद का बड़ा खास ख्याल रखते हैं, वो रातों को देर तक नहीं जागते, बल्कि वो जहां पर भी हों, किसी भी फंक्शन के अंदर, शादी के अंदर, तो वो अपनी नींद का जो टाइम है उसको कुर्बान नहीं करते, वो अपनी नींद अपने टाइम के ऊपर लेने की तरफ जाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन होता है, कोई किसी के यहाँ जाने की कोई रूटीन होती है, किसी को घर इनवाइट करने की कोई रूटीन होती है, हेल्दी फ्रेंड सर्कल उनका होता है। इसी तरह पूरा दिन जो है वो एक लगी बंदी रूटीन के मुताबिक या किसी एक डिसिप्लिन के तहत वो गुजारने की तरफ जाते हैं। ये तमाम चीजें जरूरी हैं उनकी बीमारियों को मैनेज करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइन का शिकार होती है और वो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल जो कि उस बीमारी की वजह से आते हैं उन्हें उनका सामना करते रहना पड़ता है। क्रोनिक बीमारियों की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उनमें डायबिटीज सरेफहरिस्त है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स सरेफहरिस्त हैं, उसमें हाइपरटेंशन का मसला जिसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं वो भी सरेफहरिस्त है। इसी तरह से एडिक्शन या अल्कोहलिज्म भी क्रोनिक बीमारी है। ये बीमारी एक इलाज के बाद खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर हम इलाज को मुकम्मल करेंगे तो हम एक बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल बन सकते हैं। बल्कि ये बीमारी आती तो जरूर, यानी क्रोनिक इलनेसेस जितनी है ये आती तो जरूर है मगर ये जाती नहीं है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी अपने प्रोग्राम के रेफरेंस से कि ये बीमारियाँ ट्रांसफ़र भी होती हैं जेनेटिकली, जेनेटिक ट्रांसफ़र भी होती हैं। लेकिन अपने पिछले सवाल पे वापस आते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोई भी फैमिली या कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास आता है इस बीमारी के इलाज के लिए, तो वो ये सवाल करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, और हम डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट जो हैं हम उन्हें जवाब देते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे फैमिली या पेशेंट पूछता है हमें कि वो ठीक हो जाएगा, तो इससे उसकी मुराद ये होती है कि क्या वो नशा करता रहेगा और उसकी जिंदगी में मसाइल पैदा नहीं होंगे। ठीक, हम जब ये जवाब देते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, तो हमारी उससे मुराद ये होती है कि जब आप तमाम नशों से परहेज जारी रखेंगे और अपनी बहाली के ऊपर करने वाले काम जो हैं वो करेंगे तो यकीनन आप ठीक हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक वेवलेंथ के ऊपर दोनों पार्टियों को आना, जिसमें मरीज, उसकी फैमिली या डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट शामिल है, कि इन तमाम मामलात को खोल के बयान करने की जरूरत होती है। जब से पाकिस्तान के अंदर ये डिजीज जो है आज से 40 साल पहले वारिद हुई, तो
तो तब से लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट के अंदर भी तब्दीलियां आई। शुरू में बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी प्रोफेशनल्स को करना पड़ता था, क्योंकि फैमिली ये सुनने पे आमादा नहीं होती थी कि इलाज के बाद का भी कोई सिलसिला जारी रहेगा। सो ज़्यादा एम्फिसाइज जो था वो इंडोर इलाज के ऊपर किया जाता था। जब इंडोर इलाज के ऊपर ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाने लगा तो लोगों का यही ख्याल होता था कि इंडोर ही मुकम्मल कोई इलाज है, और इलाज के बाद अगर पेशेंट दोबारा नशा करता है और उसकी ज़िंदगी में दोबारा से हलचल या मसाइल पैदा होते हैं तो इसका मतलब है कि पहले इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि अहम चीज ये समझने की जरूरत है कि जब हमारा वास्ता क्रॉनिक बीमारियों से होता है तो फिर सिर्फ चंद दिनों के इलाज से या कुछ अरसे के इलाज से फायदा नहीं होता। फिर आप समझे कि डॉक्टर और मरीज का जो साथ है वो सालों के ऊपर मुहित होता है, तो तभी कोई फायदा वो लेने की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा अगर लाइफ में आगे चल के जब लाइफ बिल्कुल स्टेबल गुजर रही है फिर भी कोई इक्का दुक्का मसाइल आते हैं तो दोबारा डॉक्टर के पास आने में कोई हर्ज नहीं है। आए, अपना मसला हल करें और फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ को आगे बढ़ाने की तरफ चले जाएं। अच्छा, इसमें आपने जो जवाब मुझे दिया इसमें मुझे दो तीन चीज़ें जो हैं मैं चाहती हूँ उनको आप मज़ीद एलैबोरेट करें। एक तो ये कि बहाली का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये बहाली एक एक्सपर्ट की नज़र में बहाली असल में है क्या और इस पे काम किस तरह किया जाता है? देखिए, बहाली से मुराद है कि कोई भी मरीज तमाम नशों को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मराहिल पे गामजन हो जाता है। इसको हम रिकवरी बोलते हैं या फिर बहाली बोलते हैं। नशे से बहाली का एक टर्म जो है वो काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यूज़ किया जाता है। बहाली में बेसिकली 3-4 काम आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 कि आप तमाम नशों को छोड़ दें, और नशों से मेरी मुराद हेरोइन, चर्स या फिर कोकेन या स्लीपिंग पिल्स, कोई भी मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस, कोई छोटे नशे जैसे सिगरेट भी है, सिगरेट के अलावा नस्वार है या गुटखा है, इन तमाम किस्म के छोटे और बड़े नशों से परहेज करना है। ये बहाली का पहला कदम है जिसको उठाने के बाद ही जिंदगी में कोई बेहतरी लाने के लिए कोई तरद्दुद जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर नशे कंटिन्यूड रहते हैं तो फिर चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों का ख्याल ये होता है कि नशा छोड़ देना कोई अहम चीज है, और ऐसा तो उन्होंने जिंदगी में काफी दफा किया होता है। ये हकीकत भी है, जितने भी मरीज हमारे पास इलाज में आते हैं या किसी भी इलाज गाह के अंदर जाते हैं वो 20 मरतबा बड़ी ऑनेस्ट कोशिश कर चुके होते हैं नशों को अपने तौर पर छोड़ने की, और 20 मरतबा ये कोशिश करने के बाद वो दोबारा से नशों का आगाज करते हैं। बिकॉज चंद दिनों के लिए नशों को छोड़ना कदरे आसान है। बाज़-औक़ात कुछ लोग जो हैं वो कुछ माह तक भी नशे जो हैं वो छोड़े रखने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बगैर फिर आगे किसी पेशावराना आपको हेल्प की जरूरत होती है जो कोई एक मुनज़्ज़म तरीकाकार वज़ा कर सके ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी जारी रख सकें। सो पहला कदम जो है वो नशों को छोड़ना है, और उसके बाद जो बहाली की मनाजिल हैं वो तय करना है। दूसरा इसमें अहम कदम है कि किसी ना किसी इलाज के अंदर चले जाना। रिसर्च ये बताती है कि ओनली 4% लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी प्रोफेशनल हेल्प के बगैर इलाज घर के अंदर नशों को छोड़ते हैं और फिर वो दोबारा से नशों की तरफ नहीं जाते। ये एक्सेप्शंस हैं, ये ऐसा सिर्फ 4% लोग जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी क्रोनिक बीमारी के बारे में ये समझना कि होम मेड रेमेडी से ये मसला हल हो जाएगा, तो ये बेसिकली किसी भी मसले को बढ़ाने की तरफ हम जा रहे होते हैं। जैसे अगर हम शुगर की बीमारी को लें तो बहुत सारे हुक्मा जो हैं ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देंगे, या आपको करेलों का पानी पीना चाहिए, या आपको कड़वी चीजें जो है वो इस्तेमाल करने की तरफ जाना चाहिए। ये सारी होममेड रेमेडीज हैं। वो कहते हैं कि मीठा छोड़े ना छोड़े, कड़वा खा लें तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि जब भी कोई बीमारी की शक्ल में चीज नमूदार हो जाती है तो वो आपकी होममेड रेमेडी से उसको कोई बेहतर होने वाली नहीं है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं ये प्रोग्रेसिव भी होती हैं। ये वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा डिटीरियोरेट होती हैं, इंसान को अंदर हाने तबाही की तरफ लेकर जा रही होती हैं। जानलेवा भी ये बीमारियां होती हैं। अगर कोई हम बेहतर या मुकम्मल इलाज की तरफ नहीं जाते और जिंदगी को इम्प्रूव नहीं करते तो फिर ग्रेजुअली हम एक डेथ एंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा ये प्राइमरी नोयत की भी बीमारियां होती हैं। ये किसी वजह से नहीं होती बल्कि
इनकी वजूहात पीछे जीन्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि हमारे जीन्स के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि अगर कोई शख्स आगे चल के ज़िंदगी में नशा करने का फैसला करेगा तो वो बीमार भी ज़रूर होगा। ऐसे 10% लोग हैं तमाम नशा करने वालों में से जो आगे चल के नशे की बीमारी में भी मुब्तला होते हैं। बाकी 90% लोग जो हैं उन्हें नशों से परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत नशा उनकी ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो हैं, जैसे जॉब के मसाइल उन लोगों को नहीं होंगे, रिलेशनशिप के मसाइल उन लोगों को नहीं होंगे, उनके ताल्लुकात तमाम लोगों के साथ अच्छे होंगे, वो अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते होंगे, उनके ऊपर कोई उंगली उठाने की तरफ नहीं जाएगा। सो ये वो लोग हैं जो बीमार नहीं हैं, लेकिन हाँ वो नशा थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। बट इन्हीं नशा इस्तेमाल करने वालों में से जो 10% लोग हैं, अब वो किसी इलाज के बगैर अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। सो उन्हें इलाज में दाखिले की ज़रूरत होती है। इलाज की शक्ल कोई भी हो सकती है, ये इंडोर भी हो सकती है, यानी किसी इलाजगाह के अंदर दाखिल हो जाना और 100 डेज का या 90 डेज का एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट करवाना, या फिर किसी इलाजगाह से राब्ते में आ जाना और आउटडोर बुनियादों के ऊपर जो है वो काउंसलिंग लेने की तरफ जाना और अपनी इस बीमारी को मैनेज करने के लिए तगोदो करने की कोशिश करना शुरू कर देना। ठीक। या जो इलाज की शक्ल है वो होम डिटॉक्स भी हो सकती है कि आप काउंसलिंग के अंदर रहते हैं, घर के अंदर जो है वो आपका होम डिटॉक्स हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी काउंसलिंग को जारी रखते हैं। सो ये मराहल हैं जो कि हमें तय करने की ज़रूरत है, तभी हम बहाली के इस सफ़र की तरफ जा सकते हैं। एक और बुनियादी चीज़ जो बहाली को समझने के लिए ज़रूरी है कि बहाली कोई डेवलपमेंटल प्रोसेस है। नशा छोड़ना कोई पहला कदम ज़रूर है, लेकिन ये आखिरी कदम नहीं है। डेवलपमेंटल प्रोसेस से मुराद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ चैलेंजेस ज़्यादा आना शुरू होते हैं, इसके कोई गोल हैं, कोई ऑब्जेक्टिव हैं। हर पड़ाव के, इसमें 6 पड़ाव बेसिकली एक्सपर्ट्स जो हैं वो बयान करते हैं, हर पड़ाव का कोई एक गोल है, उसको अचीव करने के बाद ही हम आगे दूसरे पड़ाव की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ नशा छोड़े हुए हैं और किसी तरह की काउंसलिंग के अंदर नहीं है, या किसी भी इलाजगाह के साथ राब्ते में नहीं है, या जैसे नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग्स हैं उनमें हम नहीं आते जाते और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की खुद ही कोई कोशिश करना शुरू करते हैं, तो ये फुटाइल एफर्ट हैं जो सूनर या लेटर हमें दोबारा से नशों की तरफ लेकर चल पड़ती हैं। बहाली की ये जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इसमें जो पहली स्टेज है उसको हम प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। प्री ट्रीटमेंट स्टेज से मुराद है कि इस दौरान पेशेंट ये अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाता है कि अब वो नशे को कंट्रोल करके इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी टॉलरेंस जो है वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है। टॉलरेंस बढ़ने से मुराद ये है कि अब वो नशे की ज़्यादा मिकदार को भी हैंडल कर सकता है। ग्रेजुअली वो अपनी नशे की मिकदार को बढ़ाता चला जाता है। मरीज को ये लगता है कि शायद अब ज्यादा उसको नशा पसंद आने लगा है, या चूंकि वो फ्रेंड्स के साथ बैठा था इसलिए उसने ज्यादा कर दिया, या चूंकि उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था इसलिए उसने ज्यादा कर दिया। लेकिन ग्रेजुअली नशे की मिकदार बढ़ती चली जाती है और अक्सर वो अपने दोस्तों को ताने भी देता है कि देखो तुम तो इतना सा करने के बाद ही फौरन तुम बैठ गए हो, मुझे देखो मैं तो इतना ज्यादा कर सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता, आई कैन हैंडल इट। बीमारी के बढ़ने के इंडिकेशन, ये अंदर खाने बीमारी के बढ़ने के इंडिकेशन है कि जब नशे की मिकदार महदूद मिकदार से ग्रेजुअली बढ़ने की तरफ चली जाती है। टॉलरेंस एक हद तक बढ़ती है और उसके बाद अचानक लॉस ऑफ कंट्रोल को फेस करना पड़ता है। लॉस ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि जब मरीज जितनी ज्यादा भी मिकदार यूज करे, अब उसको प्लेयर नहीं मिलता, बल्कि प्लेयर बहुत थोड़ा और उसके साथ तकलीफें ज्यादा उसे फेस करना पड़ती हैं। जब वो नशा नहीं करता तो उसे मुख्तलिफ जिस्मानी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे बॉडी में पेन्स एंड एक्स होना शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नाक से पानी रसना शुरू हो जाता है, एक फ्लू की सी कंडीशन उसको लगती है। इसके अलावा डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग ऑफ चॉइस के कोई बंदा कौन सी ड्रग जो है वो यूज कर रहा है। सो मुख्तलिफ सिम्टम्स जो हैं जिस्मानी अपीयर होना शुरू हो जाती हैं जब भी वो नशा कम करता है या छोड़ने की एफर्ट करता है। अब नशे की खास मिकदार ही उसके बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के काबिल बना सकती है।
इसी तरह से उसका जब मिकदार से कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ उसका जगह से भी कंट्रोल खत्म हो जाता है, वक्त से कंट्रोल खत्म हो जाता है। पहले अगर वो शाम को बैठ के करता था तो अब वो दोपहर को भी करना शुरू कर देता है, फिर ग्रेजुअली वो मॉर्निंग में उठने के बाद भी करना शुरू कर देता है। इसी तरह से पहले वो फ्रेंड्स के साथ बैठ के करता था तो अब वो अकेला करना शुरू करने की तरफ जाएगा। पहले अगर घर से बाहर करता था तो अब वो घर के अंदर भी बैठ के करना शुरू कर देता है। बहुत सारे मरीज जो हैं वो अपने घर में बाथरूम के अंदर बैठ के नशा करते हैं, बाथरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अपने बेडरूम में भी नशा बैठ के करना शुरू कर देते हैं। So, ये जो नशे की बीमारी की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस उसकी जिंदगी में आते हैं, जैसे ताल्लुकात में खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है, घर वालों से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का अपने ड्रग के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया, वक्त से कंट्रोल खत्म हो गया, जगह से कंट्रोल खत्म हो गया। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये किसी पेशेंट को बता रहे होते हैं कि अब ये मसला नशा जो है आपके लिए बन चुका है, अब ये अंदर खाने छोड़ने की ख्वाहिश से हासिल नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, बल्कि ख्वाहिश के साथ साथ आपको कोई फैसला भी करने की जरूरत है, और वो फैसला किसी ना किसी प्रोफेशनल हेल्प की सूरत में होगा कि आप कहीं से हेल्प लेने पे भी आमादा हो जाएं, जिनकी कोशिश से आप नशा छोड़ने की बेहतर अंदाज में एफर्ट जो है वो कर सकें। सो इसको हम प्री ट्रीटमेंट स्टेज बोलते हैं, जिसका बेसिक मकसद जो है ये पहचानना है कि नशा अब मेरे लिए कोई मसला बन चुका है और मैं अब उसको सेफली कंट्रोल करके यूज उसका नहीं कर सकता। ज्यादातर मरीज जो हैं वो इस स्टेज से इलाज में आने से पहले ही गुजर जाते हैं, यानी जब वो इलाज में नहीं होते तब भी उन्हें लग रहा होता है कि ये कोई मसला है मेरे लिए, या इसमें से कुछ मरीज जो हैं वो इलाज के अंदर आने के बाद भी इस स्टेज से मुतारफ होते हैं, जब उन्हें प्रोफेशनल जो है वो एजुकेट कर रहे होते हैं बीमारी के हवाले से। मुझे ऐसे लगता है मैडम ज्यादातर ये जो प्री ट्रीटमेंट का फेज है, इसमें चूंकि पेशेंट तो अपने नशे के इन्फ्लुएंस में होता है, उसका ब्रेन जो है वो उस डिजीज के कंट्रोल में आ चुका है, तो ज़्यादातर मुझे ऐसे लगता है कि ये प्री ट्रीटमेंट का जो फेज़ है इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिजीज़ को रिकग्नाइज करने की वो फैमिली की है। डिपेंड करता है, जैसे देखें अगर तो कोई फर्स्ट स्टेज के अंदर है पेशेंट तो वो खुद भी रिकग्नाइज नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा विजिबल होती नहीं है, क्योंकि बीमारी जैसे मैंने कहा कि अंदर खाने बढ़ती है और ग्रेजुअली जो है वो पेशेंट इस लेवल पे आता है जहां पे उसे इलाज की जरूरत है। जैसे डायबिटीज के बारे में लोगों का ख्याल ये है कि ये अचानक एक दिन टेस्ट करवाने के बाद ही आपको हो जाती है, जिसमें डॉक्टर आपको बता रहा होता है कि डायबिटीज हो चुकी, जबकि डायबिटीज जो है वो आपके बॉडी के अंदर 10 साल पहले ही पनपना शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली ग्रो करती है। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो हमारा ख्याल है कि कोई बुरी खबर मिलती है और हार्ट अटैक तभी होता है और तभी कोई दिल के अमराज की निशानदेही होती है। निशानदेही उस वक्त जरूर होती है, लेकिन ये मसला कोई 10 साल पहले अंदर खाने बॉडी के अंदर चलना शुरू हो चुका होता है। इसी तरीके से जब हम नशे की बीमारी का जिक्र करते हैं तो नशे की बीमारी में पहली स्टेज के अंदर पेशेंट रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते, ना ही फैमिली रिकग्नाइज कर सकती है, क्योंकि कोई विजिबल प्रॉब्लम्स नजर आ नहीं रहे होते। सेकेंड स्टेज के अंदर जब मसाइल आना शुरू होते हैं तो पेशेंट का ब्रेन जो है उसे नशे के साथ एसोसिएट नहीं करता, वो ये समझता है कि झगड़ा मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कोई बात कही थी। उसका अपने नशे के साथ उस झगड़े के इवेंट को एसोसिएट करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। जब हम लेट स्टेज की बात करते हैं एडिक्शन की, तो उसमें पेशेंट का ब्रेन रेशनली इस काबिल नहीं होता कि वो इन मसाइल को अंडरस्टैंड कर सके और वो अपनी बीमारी को समझने की तरफ जा सके, क्योंकि आप यूं कंसिडर कर लें कि ब्रेन का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। सो ऐसी सूरत में ये जो फैसला है इलाज का, ये मरीज के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों ने मिलकर करना होता है, और या तो वो फैसला करने के बाद अपने पेशेंट से निगोशिएट करते हैं कि वो इलाज के अंदर जाए, तो तभी हम सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर वो कोई टीम बुलवाकर किसी भी रिहैब सेंटर से अपने पेशेंट को उसकी मर्जी के बगैर किसी न किसी इलाज में लेकर जाते हैं। सो पहली स्टेज प्री ट्रीटमेंट की है, जिसका गोल जो है वो सिर्फ रिकग्नाइज करना है कि मुझे नशे की बीमारी वाकया हो चुकी है। अच्छा, इसकी जो सेकंड स्टेज है उसको स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। स्टेबलाइजेशन का जो गोल है वो विड्रॉल को मैनेज करना है और साथ में क्राइसिस को मैनेज करना है।
जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है तो फिर ये सेकंड स्टेज के ऊपर काम जो है वो शुरू हो जाता है। और विड्रॉल की जैसे हमने पहले बात की कि जब भी कोई मरीज नशा छोड़ता है तो उसे बहुत सारी जिस्मानी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और जब ये जिस्मानी तकलीफों को वो मैनेज करने में डॉक्टर्स की मदद से वो कामयाब होता है तो उसके बाद पोस्ट एक्यूट विड्रॉल की तकलीफें जो हैं वो उसके सामने आती हैं, जिसमें उसे क्लैरिटी के साथ सोचने में मुश्किल पेश आती है, नींद के मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ कभी कभार वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता है या बिल्कुल ही नम होने की तरफ जाता है। इसके अलावा बाजुकात हैंड और आई की कोऑर्डिनेशन जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं रहती। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि मरीज बाजुकात ग्लास जो है वो रखता टेबल पे है, जबकि वो टेबल से नीचे गिर जाता है कि उसका ब्रेन जो है वो जज नहीं कर पाता कि टेबल जो है वो किस तरफ पड़ा हुआ है। इसमें ऐसे भी देखा गया है कि मरीज अगर कार ड्राइव कर रहा है और वो ब्रेक लगाना चाह रहा है और उसका पाँव जो है वो जाके रेस के ऊपर चला गया है, तो इसमें ऐसे रेस के ऊपर नहीं चला जाता, बल्कि इस हालत में मरीज जो है वो ड्राइविंग के काबिल नहीं होता। आप इसको यूं ही समझें कि ये पेशेंट बगैर किसी नशे के इस्तेमाल किए हुए ऐसे ही लगता है जैसे ड्रंक है। उसकी जो गेट है या चाल जो है वो काफी लड़खड़ा के चल रहा होता है, बात उससे प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके अलावा एक शिवरिंग सी पूरे बॉडी के अंदर होती हुई महसूस उसे होती है। सो ये हैंड और आई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम जो है ये बहुत कम पेशेंट इसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये कुछ पेशेंट्स के ऊपर आता है। जैसे मैंने अपने 13 साल के करियर के अंदर जो कि नशे के मरीजों के साथ मुझे डील करते हुए हुआ, उसमें सिर्फ एक ही पेशेंट को मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हुए देखी। सो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल जो है उसे हम इंडोर ट्रीटमेंट के अंदर मैनेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन उसे मैनेज करते हैं। और जब तक पेशेंट इंडोर ट्रीटमेंट में रहता है, 90 या 100 डेज रहता है, तो उस दौरान उसे कोई ज्यादा पोस्ट एक्यूट विड्रॉल की सिम्टम्स जो हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता, बिकॉज हेल्प ऑल द टाइम चल रही होती है। साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उसकी अगर कोई स्ट्रेस है तो वो फौरन उसको मैनेज करने के लिए भी हेल्प मौजूद है। नींद नहीं आ रही या इस तरह के और मसाइल का सामना है तो चूंकि साथ में दवाई भी चल रही होती है, सो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को नहीं होती। इसका ज्यादा सामना पेशेंट को उस टाइम पे करना पड़ता है जब वो डिस्चार्ज होके घर चला जाता है, घर जाकर नींद नहीं आ रही होती, घर जाकर इमोशनल ओवर रिएक्टिव है, या फिर उसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस उन्हें लगता है और उनके लिए उन सारी चीजों को मैनेज करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए फैमिलीज को सुजेस्ट किया जाता है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चले जाएं तो उन्हें फौरी तौर पे किसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी के अंदर ना भेजें। स्ट्रेसफुल एक्टिविटी से मुराद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए फौरी जाकर तालीम को जारी रखना मुश्किल काम होगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स जॉब करता है तो उसके लिए फौरी तौर पर घर जाके जॉब को रिज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा, क्योंकि एवरी डे जो स्ट्रेस हम लोगों पे आ रहा होता है ये हेल्दी लोग तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्ट्रेस सेंसिटिव भी है, यानी अगर किसी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस भी काफी ज्यादा उसको लगता है और उसके लिए काफी बड़ा बर्डन है और उसके लिए मैनेज करना भी मुश्किल है, तो फिर अगले मसाइल जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट की एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, थ्रू द एक्सपीरियंस उसने सीखा होता है कि जब भी मुझे स्ट्रेस आता था, जब भी मुझे नींद नहीं आती, जब भी मुझे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जब भी मुझे क्लैरिटी के साथ सोचने में मुश्किलात पेश आती हैं, तो मैं ड्रग्स करता था तो फिर ऐसा मुझे कोई भी मसला नहीं होता था। सो जब वो घर पे होता है तो ज्यादा वल्नरेबल स्टेज है उसके लिए, बिकॉज वहां पे कोई डॉक्टर मौजूद घर के अंदर नहीं है, घर के अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, यानी कि कोई फर्स्ट एड फॉर यू से घर में नहीं मिल सकती रिगार्डिंग दीज इश्यूज। सो उसके लिए आसान हल ये बाजुकात होता है कि अगर वो थोड़ा नशा इस्तेमाल कर लेगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब पेशेंट घर के अंदर है तो तब भी वो इलाजगाह से जुड़ा रहे, वो डेली बेसिस पे इलाजगाह के अंदर आए अपने फॉलोअप के लिए या आफ्टर केयर प्रोग्राम के लिए, जहां पे कोई 2 घंटे या घंटा एक वो किसी ना किसी फॉलोअप ग्रुप का हिस्सा रहे या सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा रहे, या फिर कोई ना कोई उसकी काउंसलिंग का सिलसिला चलता रहे, ताकि वो डेली बेसिस पे आता रहेगा तो ये सारी चीजें जो भी वो फेस कर रहा है उसे शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जब वो शेयर करेगा तो उसे कोई ना कोई हेल्प जो है वो प्रोफेशनल की तरफ से मिलने की तरफ जाएगी। सो टारगेट जो है सेकंड स्टेज का वो ये है कि
विड्रॉल को मैनेज कर लिया जाए और इसके साथ साथ जो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल का फेज है उसके बारे में उसको एजुकेट कर दिया जाए, मैनेजमेंट बेसिक्स सिखा दी जाए। मैनेजमेंट बुनियादी तौर पर इसकी यही है कि खाने पीने में पेशेंट अपनी एहतियात बरते, ऐसी चीज़ें खाने की तरफ ना जाए जो कि स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, जैसे फिजी ड्रिंक्स हैं या मीठा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं, या पोटैटो चिप्स हैं वो पेशेंट इस्तेमाल अगर करते हैं या कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर निकोटीन जो है सिगरेट जाकर पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे जो साइकिल उसका कंप्लीट होता है तो उससे पेशेंट डाउन फेज की तरफ जाता है। सो इन सारी चीज़ों से परहेज जो है वो आपको इलाजगाह के अंदर तो होता ही है क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, लेकिन इलाजगाह से बाहर जाकर भी उन्हें इन सारी चीज़ों से परहेज जो है वो करने की ज़रूरत है और ख्याल रखने की ज़रूरत है। तीसरी स्टेज जिसे हम अर्ली रिकवरी बोलते हैं, अर्ली रिकवरी का जो गोल है वो ये है कि पेशेंट नॉन केमिकल लिविंग के काबिल बन जाए। अर्ली रिकवरी के अंदर जो बेसिकली रिकवरी का प्रोग्राम है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रिकवरी के प्रोग्राम में से उसको गुजरने की ज़रूरत है। यहाँ पर पेशेंट ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो अपने घर पे ही रहें और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें या अपनी फैमिलीज़ के हवाले से जो भी डिसीजन होते हैं वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अर्ली रिकवरी के अंदर पेशेंट को किसी ना किसी स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अंदर रहने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोग्राम से मुराद है कि कोई एक डिसिप्लिन जो कि इलाजगाह की तरफ से दिया गया हो उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। अगर मैं इसका गोल एक्सेप्टेंस भी तो है ना कि पहले वो एज्यूम कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि उसने अब अपने आप को रिकवरी के सफर पे बिल्कुल जी, इसका एक गोल एक्सेप्टेंस भी है। एक्सेप्टेंस से मुराद है कि कोई भी पेशेंट दिल से ये मान ले कि मुझे नशे की बीमारी हो चुकी है और जो भी उसका डायग्नोसिस है ना सिर्फ वो उसको एक्सेप्ट करे बल्कि वो अपने डायग्नोसिस की रिस्पेक्ट भी करे। ये बड़ी अजीब सी बात लगी होगी हमारे व्यूवर्स को कि अपने डायग्नोसिस की रिस्पेक्ट करे। देखें, हर वो बंदा जो तगड़ा होता है आपको उसकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये जो बीमारियां होती हैं क्रॉनिक, ये भी हमसे तगड़ी होती हैं। अगर हम अपने डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट से मुराद है कि जो बीमारी के वजह किए हुए तरीकाकार हैं उनके मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर आपके लिए इस बीमारी के चुंगल में से निकलना काफी मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप इसको रिस्पेक्ट करते हैं अपने डायग्नोसिस को, और जो डायग्नोसिस के वजह किए हुए तरीकाकार हैं, जो इलाज के वजह किया हुआ तरीकाकार हैं, आप उनसे झगड़ा नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि नहीं यहाँ पर तो घर के अंदर ज़रूरत है और मरीज को जॉब ज़रूर करनी चाहिए, या बाज़ फैमिलीज़ का ख्याल ये होता है कि अगर इलाज के फौरी बाद उम्रा करवा दिया जाएगा तो फिर इलाज जो है वो कामयाब हो जाएगा क्योंकि अब अल्लाह के दर पे हाजिरी भी हो गई। बिल्कुल। या कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग ये समझते हैं कि क्योंकि खाली जहन था इसलिए ये नशे में लगा, अब इसे हम कोई नया बिजनेस सेटअप करा दें, कोई नया बिजनेस कर दें, या ये किसी तरह से मसरूफ हो जाए। इसी तरह से जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं और वो इंडोर के इलाज के बाद उनकी फैमिलीज का ज्यादा जो फोकस होता है वो उनकी स्टडीज पे होता है और उन्हें ये फिक्र खाई जाती है कि ये पढ़ाई में कहीं पीछे ना रह जाए, इसका एक साल जाया ना हो जाए, या ये जो पढ़ रहा था और उसमें ये फेल बार बार हो रहा था तो तब भी ये कॉलेज तो जा रहा था। सो कोई ना कोई तसल्ली चाहिए होती है, कोई ना कोई होम रेमेडी फैमिली जरूर प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर फैमिलीज और मरीज दोनों मिल करके इलाज के वजह किए हुआ तरीकाकार के ऊपर चलते हैं और अपने डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं तो उनके लिए फिर बहाली के इस सफर में डे टू डे बेसिस के ऊपर चलना आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो कुछ इलाज का हिस्सा मानते हैं, कुछ अपनी भी दरमियान में बातें जो है वो मनवाने की तरफ जाते हैं तो फिर ये एक गड़बड़ घोटाला ही है जो वक्त के साथ साथ ज्यादा तकलीफ देने की तरफ जाएगा। मत भूलें कि पेशेंट की लर्निंग ये है कि ये तमाम मसाइल खत्म हो सकते हैं जब वो नशा करेगा। सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो ऐसा उसमें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है जिसमें थोड़ा बहुत नशा करे और उसका कोई ये ख्याल नहीं होता कि वो अब दोबारा नशा करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। उसका ख्याल सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा सा नशा कर लेने से वक्ती तौर पर मैं इन तकलीफों में से निकल आऊंगा। सो जब वो नशा करता है, तकलीफों में से निकलता है तो बीमारी भी अंदर उसके थोड़ा नशा इस्तेमाल करने से दोबारा मुतहर्रक हो जाती है। सो वो दोबारा से एक्टिव एडिक्शन के फेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ये नहीं होती कि वो
बीमारी के कंट्रोल में चला जाए। हाँ, लेकिन उसकी ख्वाहिश अपने मसाइल को हल करना है, लेकिन जैसे ही वो करेगा तो जैसे मैंने कहा कि बीमारी जो है वो दोबारा से अंदर मुतहर्रक हो जाएगी और फिर वो कहेगा अच्छा मैं कल भी कर लेता हूँ, अभी किसी को पता नहीं चला, अच्छा मैं एक दिन और कर लेता हूँ, अभी किसी को पता नहीं चला। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता तभी चलता है जब एक बड़ा खड़ाक घर के अंदर होता है और पेशेंट जो है वो ओवरडोज हो चुका होता है, या काफी ज्यादा नशा करने के बाद वो कहीं ना कहीं पास आउट आपको मिलता है, या किसी ना किसी लड़ाई झगड़े की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। सो अर्ली रिकवरी जो है, इस स्टेज का जो गोल है वो एक्सेप्टेंस और नॉन केमिकल लिविंग है, जिसमें मरीज ने एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अंदर अगर पेशेंट रहेगा तो फिर उसके लिए कामयाबी से इस सफर को तय करना आसान है। अर्ली रिकवरी का अगर हम दौरानिया देखें तो ये तकरीबन 6 मंथ से 1 ईयर तक है। 6 मंथ को भी अगर हम थोड़ा पीछे लेकर जाएं कि जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो रिकवरी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। सो अगर कोई 100 डेज के ट्रीटमेंट में रहा है विच मीन्स 3 मंथ्स एंड 10 डेज, तो 3 मंथ्स एंड 10 डेज के बाद जैसे कोई आउटडोर में शिफ्ट होगा तो अर्ली रिकवरी का जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये फेज जो है तकरीबन 1 साल तक रहता है। इसका मतलब ये है कि पहले 1 साल तक पेशेंट को किसी ना किसी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोग्राम में से गुजरने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद जब ये सारी चीजें प्रोग्राम के मुताबिक वो जा रहा होता है काउंसलिंग में और अपनी लाइफ के अंदर आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस हैं, उन्हें मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। फैमिली के साथ ताल्लुकात चूंकि काफी खराब हो चुके होते हैं, सो वो भी थोड़ा बहुत बेहतर बनाने की एफर्ट करता है। फिजिकल हेल्थ उसकी काफ़ी बेहतर जो है वो इस दौरान होने की तरफ जाती है। इसके अलावा जब वो नींद अपनी बेहतर अंदाज में लेता है तो उसकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो भी बेहतर होने की तरफ जाती है। इसके अलावा बाज़-औक़ात पेशेंट को एक्टिव एडिक्शन में कुछ और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी फेस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट शराब नोशी बहुत ज़्यादा करता है तो उसे लीवर सराइसिस हो जाता है। सो अर्ली रिकवरी से मुराद है कि अगर कोई और भी हेल्थ इश्यूज हैं जो कि नशे की बीमारी की वजह से डेवलप हुए हैं तो उनकी भी साथ साथ जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और उनके हवाले से भी किसी ना किसी डॉक्टर के साथ मिलने की ज़रूरत है ताकि इन तमाम मसाइल को वो ख़त्म करके अपनी रिकवरी के चौथे फेज के अंदर जो कि मिडिल रिकवरी कहलाती है उसके अंदर दाखिल हो सके। जब कोई शख्स 1 ईयर की रिकवरी को मैनेज करने में कामयाब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल और किसी ना किसी एक स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो फेज है वो उसका स्टार्ट होता है जिसे हम मिडिल रिकवरी कहते हैं या दरमियानी दर्जे की रिकवरी कहते हैं। मिडिल रिकवरी का जो गोल है वो बैलेंस लिविंग है। बैलेंस लिविंग से मुराद ये है कि पेशेंट अपनी कोई एक डिसिप्लिन जो है वो खुद बनाना शुरू कर दे उन बुनियादों के ऊपर जो पीछे उसने प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर बनाई हैं। इस जो दौरानिया है मिडिल रिकवरी का, इसके अंदर काउंसलिंग जो है उसकी अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड जरूरत नहीं होती, वो थोड़ी लेस इंटेंसिव हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब पेशेंट को हो सकता है हर रोज काउंसलिंग के लिए किसी अपनी इलाजगाह में जाने की जरूरत ना पेश आए या हर रोज उसको कोई 2-3 घंटे वहां पे गुजारने की जरूरत पेश ना आए, बल्कि अब हो सकता है कि हफ्ते में उसको 3 दिन वहां पर जाना पड़े या उसको हफ्ते में 2 दिन जाना पड़े और उसके साथ साथ वो अपनी तमाम चीजों को खुद से मैनेज करने की कोशिश करे। इसमें अपने ताल्लुकात फैमिली के साथ उसके कुछ बेहतर होने लगते हैं अगर वो अपनी रिकवरी पे काम कर रहा है, फैमिली का ट्रस्ट दोबारा से बहाल होने लगता है। इसके अलावा अब काउंसलर्स की प्रेजेंस के बावजूद वो अपनी लाइफ का डिसिप्लिन भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। जो शुरू में उसको थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई कॉन्शियस कोई डेलिब्रेट एफर्ट जो है वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लगाता है, जिसमें कोई वॉक शामिल होती है, कोई खाने पीने की बेहतर रूटीन शामिल होती है, कोई सोने जागने के औकात उसने अपने लिए मुतय्यन किए होते हैं और उन औकात को बगैर किसी की सुपरविजन के वो फॉलो भी करता है। इसी तरीके से जो फ्रेंड्स का सर्कल है वो भी उसका चेंज हो चुका होता है, क्योंकि एक्टिव एडिक्शन में ज्यादातर जो दोस्त लोगों के होते हैं वो वही लोग हैं जो कि खुद भी नशे के मरीज होते हैं। सो अब उन नशे के मरीजों से वो खुद ही फैसला करता है कि मुझे मुलाकात नहीं रखनी। सो जब मुलाकात नहीं होती तो कोई करंट उसके दोस्त नहीं होते, सो वो कोई ना कोई अपना सोशल सर्कल भी बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो कोई ना कोई एजुकेशन का सिलसिला उसका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, अगर कोई जॉब करता है तो
कोई ना कोई जॉब उसकी जो है वो दोबारा से ग्रेजुअली स्टेबल जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जैसे फैमिली के फंक्शंस हैं उसके अंदर वो जाना शुरू कर देता है, अपने ऊपर कोई ना कोई घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ जाता है। सो कोई ना कोई बैलेंस लिविंग जिसका मरकजी नुक्ता उसकी रिकवरी होती है, उसके मुताबिक वो अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना शुरू कर देता है। ये अरसा तकरीबन 3 साल तक जारी रहता है। सो उसके बाद पेशेंट जो है वो लेट स्टेज जो रिकवरी है उसके अंदर चला जाता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मिडिल रिकवरी से मुराद है कि अगर कोई पेशेंट 1 साल की रिकवरी के बाद का जो वक्फा है और मिनिमम जो है वो लेस देन 5 इयर्स का अरसा है, इसको वो मिडल रिकवरी के अंदर कंसिडर करते हैं। यानी मरीज की रिकवरी 1 साल की हो, 1 साल से ज्यादा हो, लेकिन 5 साल से कम हो, चाहे वो 2 साल की रिकवरी है या 3 साल की रिकवरी है या 4 साल की है या 4.5 साल की है, तो उसको वो मिडल रिकवरी के अंदर कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसके बाद है लेट रिकवरी की स्टेज जो कि 5th स्टेज है। इस स्टेज से मुराद जो है कि मिनिमम जो रिकवरी है वो आपकी 5 साल की हो, तभी लेट रिकवरी की जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है। सो मिनिमम 5 इयर्स तक जब कोई इन अपनी जो बैलेंस लिविंग को गुजारने के काबिल बन जाता है तो फिर आगे वो पर्सनैलिटी चेंज की तरफ जाता है। पर्सनैलिटी चेंज से मुराद ये है कि अब उसके ख्यालात जो हैं, अब उसके बिलीफ जो हैं, बिलीफ सिस्टम जो हैं, अब उसके जो वो एडिक्टिव थॉट्स नहीं आ रही, एडिक्टिव थॉट्स तो काफी अब पीछे रह जाती हैं, लेकिन मिडिल रिकवरी के अंदर भी उसका अब फोकस जो होता है वो ये नहीं होता कि वो नशा ना करे, जबकि अर्ली रिकवरी में उसका फोकस ये होता है कि उसने नशे से परहेज रखना है। मिडिल रिकवरी में उसका फोकस नशे से परहेज से निकलकर अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के ऊपर चल पड़ता है। लेकिन पेशेंट्स के अंदर सेल्फ एस्टीम इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं। सो पर्सनैलिटी चेंज का जो मेजर कंपोनेंट है वो ये है कि पेशेंट अपनी सेल्फ एस्टीम भी अब उसे बेहतर फील होने लगती है, क्योंकि वो लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी करने के काबिल होता है, कोई जॉब अपनी वो दोबारा से क्लेम कर लेता है, कोई ना कोई जॉब कर रहा होता है या घर के अंदर जिम्मेदारियां जब निभा रहा होता है। सो इस दौरान उसे अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। पर्सनैलिटी चेंज पे अपने रवैयों को ज्यादा पुख्ता बनाने की जरूरत है, जो कि उसने मिडिल रिकवरी या अर्ली रिकवरी में सीखे हैं। सो अपने अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो लेकर आने की जरूरत है। नशा अब कोई पीछे की चीज रह जाता है और वो काफी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं नशे के साथ साथ उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, जैसे एंगर मैनेजमेंट, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन सारी चीजों के ऊपर भी वो रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें कर रहा होता है जिसे कि इंप्रूव करने में उसे हेल्प मिलती है। उसके बाद का जो दौरानिया है वो मेंटेनेंस पीरियड है, जो कि 6ठी स्टेज है रिकवरी के अंदर। मेंटेनेंस से मुराद ये है कि जो भी पेशेंट अपनी 0 से लेकर कोई 6 साल जिंदगी के अंदर, 7 साल जिंदगी के अंदर सीखता है, फिर वो उसको लाइफ टाइम जो है वो लेकर चलता है। फिर जो भी रवैये उसने नए सीखे हैं, जो रिकवरी ओरिएंटेड हैं, जो सोबर लाइफस्टाइल है उसका, जिसमें कोई डिसिप्लिन उसका अपना वजह किया हुआ अपनी बीमारी को लेकर के होता है, और उसमें कुछ सजेशंस जो हैं वो प्रोफेशनल की शामिल होती हैं। सो अब उसने एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के ऊपर काम करना है कि वो उन तमाम चीज़ों को कंटिन्यूटी के अंदर रखता है और अपनी लाइफ के अंदर आगे जो है वो बढ़ता चला जाता है। सो अगर कोई पेशेंट इन तमाम प्रोसीजर्स पे काम करता है तो यकीनी तौर पर वो अपनी कामयाबी से बहाली को अमल दरामद उसके ऊपर कर लेता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट, अगर मैं बुनियाद छोटी सी एक बात बता दूं कि जिसको हम बहाली कहते हैं, ये मिनिमम 2 से 5 साल का अरसा इसमें दरकार होता है। और अगर मरीजों के अंदर ज्यादा मसाइल हैं, जैसे नशा किए हुए कोई 20 साल का अरसा अगर गुजारा है या नशे के अंदर उन्होंने 30 साल का अरसा गुजारा है, तो इसका मतलब है कि कुछ मरीजों को, जो कि एक बड़ी मिनिमल सी तादाद होती है, उन्हें बाजुकात 5 से 7 साल भी लग सकते हैं अपनी रिकवरी के इस तमाम प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए। बट ज्यादातर लोग जो हैं वो विद इन 2 इयर्स या 2 to 3 इयर्स या फिर 2 to 5 इयर्स के अंदर अंदर अपने इन तमाम प्रोसीजर्स के ऊपर काम करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाकर और फिर एक जो नई जहत है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर चलना वो शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही प्रिसाइज करके ये बहाली का पूरा सफ़र जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाया, जिसमें कोई ये भी एज्यूम कर सकता है कि इस सफ़र में कोई शख्स किस जगह पे खड़ा है। अच्छा मैडम, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो बहाली का सफ़र है इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, यानी जो ट्रीटमेंट है
उसमें पेशेंट के साथ कितने लोग और काम करेंगे तो ये सफ़र जो है वो अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि मरीज चूंकि नशा कर रहा है तो इलाज की इसको ही ज़रूरत है, जबकि बारहा फैमिली को बताया जाता है और ख़ास तौर पे हम विलिंग बेस के अंदर जो इलाज मुहैया करते हैं उसमें हम कोई भी ऐसा पेशेंट टेकअप नहीं करते जिसकी फैमिली साथ में इलाज के लिए कमिटेड ना हो, बिकॉज हम बिलीव करते हैं या इवन इंटरनेशनली भी यही तरीकाकार है कि अगर कोई पेशेंट अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहाली के इन मराहल को तय करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियां हो जाती हैं। क्योंकि अगर पेशेंट सिर्फ अपनी बीमारी को समझता है और फैमिली अपना सपोर्टिव रोल प्ले नहीं करती, फैमिली उसके साथ तानाजनी जारी रखती है, फैमिली उसके साथ लड़ाई झगड़ा जारी रखती है, फैमिली उसको बुरा समझती रहती है क्योंकि वो नशा कर रहा है और उसको बीमार नहीं समझती, तो फिर पेशेंट के लिए इन तमाम मराहल को तय करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखने में ये आता है कि अगर कोई फैमिली भी अपना रोल प्ले करे और पेशेंट अपनी इन तमाम प्रोसेसेस को पूरा करने की तरफ जाए तो रिसर्च ये बताती है कि 78% पेशेंट्स जो हैं वो अपनी बहाली के ऊपर काम करते रहते हैं और उन्हें कभी भी दोबारा ट्रीटमेंट में आने की ज़रूरत पेश नहीं आती। जबकि रिसर्च ये भी बताती है कि 22% पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें एक इलाज की या एक से बाजुकात ज़्यादा इलाजों की ज़रूरत पड़ती है जो इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, और ओनली 4% पेशेंट ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा इलाजों की तरफ जाते हैं, वरना कोई 18% पेशेंट वो होते हैं जो कि सिर्फ एक इलाज की उन्हें ज़रूरत पड़ती है और वो भी इलाज कोई मेजर इलाज जितना नहीं होता बल्कि एक छोटे इलाज की या 2 छोटे इलाजों की ज़रूरत, विच मीन के फॉर 10 डेज इंडोर में जाने की ज़रूरत पड़ती है। या ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहरी ही रहते हुए अपने मसाइल जो हैं उन्हें हल कर लेते हैं और उन्हें कभी भी इंडोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये है सिलसिला जिसके थ्रू हम सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अपनी फैमिलीज़ के एंड पे जो डिफ़िकल्टीज़ देखती हूँ उस हवाले से मैं चाहती हूँ कि इस पैनल पे भी बात की जाए, मगर हमारे पास चूँकि वक्त इस प्रोग्राम का काफ़ी मुख्तसर है तो मैं अपने प्रोफेशनल्स से जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें, मैं चाहूँगी वो कोई सवाल पूछना चाहें तो सुल्तानी साहब आप। थैंक यू मैम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन थी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रिकवरी के हवाले से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे फैमिलीज आते हैं या जहाँ पे मैं समझता हूँ कि प्री ट्रीटमेंट या पोस्ट ट्रीटमेंट यानी इंडोर आउटडोर करने के बाद कितना अरसा अटैच रहना पड़ता है इलाज के साथ या उस रिहेबिलिटेशन के साथ, और क्या तरीक़ाकार होता है? कुछ लोग तो ये समझते हैं सिर्फ इंडोर करवाने के बाद आउटडोर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बाकी ही, और उसके बाद क्या तरीके हैं? देखिए, ये जो मैं डेवलपमेंटल मॉडल की बात कर रही हूँ ये 1985 में एक बहुत ही मशहूर काउंसलर हैं टेरेंस गोर्स्की, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और इसके ऊपर काम किया 1985 में। तब से लेकर अमेरिका में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ और रिसेंटली एक अमेरिका में रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने देखा कि एक अमेरिका के अंदर जो फिजिशियंस हैं खास तौर पर या डॉक्टर्स हैं या इवन पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स का इलाज काफ़ी मुश्किल होता है अगर वो ड्रग एडिक्शन की बीमारी का शिकार होते हैं, बिकॉज उनके पास मेडिसिन की हर वक्त अवेलेबिलिटी है, वो मेडिसिन जो है वो लेने की तरफ जाएंगे या उन्हें क्रेविंग ज़्यादा होगी। अमेरिका में रिसेंटली एक रिसर्च की गई जो कि तकरीबन रिसेंट भी नहीं है, 10 साल पहले रिसर्च की गई, और वहाँ पे फिजिशियन के लिए एक बाकायदा सेपरेट प्रोग्राम तरतीब दिया गया उन लोगों से जो कि डॉक्टर्स नहीं थे, और उसको वो कहते हैं फिजिशियंस हेल्थ प्रोग्राम। फिजिशियन हेल्थ प्रोग्राम से मुराद ये है कि कोई भी डॉक्टर अगर नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उस वक्त तक उसको लाइसेंस जो है उसका नहीं मिल सकता जब तक कि वो अपना 5 साल रिकवरी का प्रोग्राम जो है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अमल ना करे, जिसका मतलब यह है कि 5 साल तक उसे डेली बेसिस पे अपने काउंसलर्स को रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। उसके ड्रग टेस्ट भी काउंसलर जिस दिन लेना चाहें उसके ड्रग टेस्ट भी लेते हैं। सो कोई तकरीबन कुछ अरसे के बाद वो अपना काम तो दोबारा शुरू कर देता है लेकिन उसका लाइसेंस जो है वो एट स्टेक होता है। अगर इस दौरान वो दोबारा रीलैप्स हो जाता है या प्रोग्राम में से निकल जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। लाइसेंस कैंसिल होने से मुराद ये है कि अब वो दोबारा अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता लाइफ टाइम, और कोई ना कोई और जॉब करके वो अपना गुजारा करता रहेगा और उस प्रोग्राम से भी निकल जाएगा।
रिसर्च ये बताती है कि अगर ये प्रोग्राम डॉक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा सक्सेस रेट हासिल किया जा सकता है, जैसे मैं बात कर रही थी कि 78% जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम है, तो अगर नॉर्मल लोगों के ऊपर भी यही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है। इसके अलावा अपने भी हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें भी हम देखते हैं कि जो पेशेंट हमारे आउटडोर बुनियादों पर हम डील करते हैं, वो पेशेंट को हम बहुत शुरू से ही बता देते हैं कि ये कोई 2 साल तक तो आपने इसके इलाज के साथ आप जुड़े ही रहेंगे, उसके बाद भी जैसे जैसे हम आपको बुलाएंगे वैसे वैसे आप आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। देखने में ये नजर आता है कि जो भी मरीज इलाजगाह के साथ जुड़े रहते हैं वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और पहले ये कहा जाता था कि कोई रीलैप्स जो है ये रिकवरी का लाजमी हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि हर पेशेंट जो रिकवरी में जाना चाहता है वो एक दफ़ा तो रीलैप ज़रूर होगा, जबकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी यही देखा और रिसर्च भी यही बताती है कि किसी भी पेशेंट का लॉन्ग टर्म रिकवरी में जाने के लिए रीलैप्स होना ज़रूरी नहीं है। इवन पेशेंट्स 1 टाइम भी रीलैप्स नहीं होते और वो अपने रिकवरी के प्रोग्राम के ऊपर अगर स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं तो वो अपनी जिंदगियां ना सिर्फ बदल देते हैं बल्कि अपने अहले खाना के साथ भी बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के साथ वो आगे चलते हैं। मिनिमम 2 to 5 years का अरसा दरकार है इस मुकम्मल रिकवरी के प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट 2 years ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं और उसके बाद ये लेस इंटेंसिव है। उसमें पेशेंट के साथ चूंकि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे बन जाते हैं, सो पेशेंट कभी महीने के बाद फिर आ जाता है, फिर कभी 2 माह के बाद वो आ जाता है, फिर कभी हम उसे कहते हैं कि अच्छा अब टेलीफोनिकली रब्ता रखो लेकिन 6 मंथ के बाद आना, और फिर पेशेंट जो है वो कभी 1 साल के बाद भी आपसे रब्ते में आते हैं और बताते हैं कि वो ठीक चल रहे हैं, और अगर कोई मसाइल हैं तो वो तब भी आपसे इन टच होते हैं कि वो रिकवरी में है लेकिन इन मसाइल का सामना है। क्रॉनिक जो बीमारियां हैं उसमें अगर हम ये कंसिडर करें कि इलाज एक दफा हुआ तो बस उसके बाद हमारी जान छूट गई डॉक्टरों से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अगर अपने प्रोग्राम के ऊपर काम करते रहते हैं तो फिर आपको वापस जो है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कहीं पे भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े तो आपको उस पर शर्मसार नहीं होना चाहिए, आपको उस पर अनॉयड नहीं होना चाहिए, बल्कि आप वापस जाते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ आगे जाते हैं। इफ आई से कि जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं उसमें ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म का ज्यादा अच्छा इलाज है दूसरी बीमारियों की निस्बत, तो यह गलत नहीं है। जैसे अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज मैनेजमेंट में भी आपको डॉक्टर का नुस्खा जो है वो चाहिए ही चाहिए है, आपको अपने यूनिट्स को मैनेज करना पड़ता है, इसके अलावा अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर, अपनी एक्सरसाइज को बेहतर बनाना पड़ता है, और आपको डॉक्टर के पास हर महीने 2 महीने 3 महीने के बाद जरूर जाना पड़ता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का मसला देख लें कि डॉक्टर की दवाई के ऊपर आप चलते रहते हैं लेकिन कभी कभार आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आप फिर डॉक्टर से फौरी रब्ता करते हैं, जो कि वक्ती क्राइसिस जो है उसको मैनेज करते हैं और फिर दोबारा से अपनी रिकवरी के ऊपर चलते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की तो इसमें आपको रिकवरी में कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका मसला सिर्फ ड्रग एडिक्शन है। लेकिन अगर उसके साथ साथ कोई मेंटल डिसऑर्डर भी है तो हो सकता है आपको मेंटल डिसऑर्डर के लिए काफी अरसा जो है वो दवाई की जरूरत पड़े। लेकिन अगर सिर्फ एडिक्शन का मसला है तो फिर आपको इलाज के बाद किसी भी दवाई को लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, वॉक को अपना जिंदगी का लाजमी जुज बना लें, खाने पीने में एहतियात बरतें, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स का सर्कल जो है वो हेल्दी रखें, अपने घर वालों से ताल्लुकात हेल्दी रखें, स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें, एंगर को मैनेज करना सीख लें और अपने रिकवरी के प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, तो आप इस काम को 2 से 5 साल के अरसे में बहुत अच्छे तरीके से और बगैर किसी डिफिकल्टी के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डॉक्टरों से मिलने की भी जरूरत नहीं होती। जबकि ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या फिर कैंसर है तो आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए अपने डॉक्टर की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। जबकि इसमें आप जब 5 साल तक अपने इलाज के प्रोसेस को लेकर चले जाते हैं तो फिर आप दोबारा डॉक्टर से भी नहीं मिलते, आप बल्कि खुद ही एक थेरेप्यूटिक डॉक्टर जो है वो बन जाते हैं। बिल्कुल यही इस इलाज की खास बात है। नाज़रीन, ये मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी, इसी पॉइंट पे इजाज़त भी चाहेंगे आपसे कि इस इलाज की खास बात यही है कि जब इस इलाज में कोई भी शख्स या कोई भी फैमिली दाखिल होती है तो वो इस इलाज की बाय द एंड खुद एक माहिर बन जाती है और अपने आप को सही रास्ते पर गामजन रखना उसके लिए बड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी ट्रीटमेंट्स में ऐसा नहीं होता। इसी पॉइंट पर हमें इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते इसी वक्त इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो हम अपने नेक्स्ट शो में उसका भी जवाब ज़रूर देंगे।
इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।